हाँ, चैप्टर नंबर 3 है मेंबरशिप। स्टार्ट कर रहे हैं, पेज 99। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ध्यान देना, मेंबरशिप की बात यहाँ पे हो रही है। कंपनी में मेंबर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, उनके राइट्स क्या रहेंगे, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बारे में ही अगेन बात की, और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर, वो भी हाईलाइट किया हुआ है। यूजुअली हम मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या वे शेयर होल्डर और मेंबर सेम होते हैं? टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। मेंबर का मतलब वो है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन किया हुआ है, लेकिन शेयर होल्डर अदरवाइज भी यूज हो सकता है। अगर आप कोई शेयर्स को सिर्फ होल्ड कर रहे हो, आप उसके ओनर नहीं हो, लेकिन आपके पोजीशन में है, तो आप शेयर होल्डर हो, ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन मेंबर होने के लिए आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में होना जरूरी है। तो टेक्निकली ये दोनों बातें डिफरेंट है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में अपने कितनी बार शेयर होल्डर मेंबर सिनोनिमसली यूज करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में ये सब बातें उन्होंने क्लैरिफाई की। अब कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनका क्या स्टेटस है, तो एक्चुअली में कंपनी के ओनर्स हैं। उन्होंने कंपनी कैपिटल में अपना एक पार्ट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसके बदले उनको शेयर्स मिले हुए हैं, और वो शेयर्स ये प्रूव करते हैं कि उनका कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और ओनरशिप में एक स्टेक है। तो उस सेंस में हम उनको क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ मेंबर। ठीक है, क्लियर ये चीज़? चलो आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में उन्होंने वो रजिस्टर वाली बात भी की है, जो हम पहले के चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, कि हर एक पर्टिकुलर कंपनी को रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं। रेफरेंस का सेक्शन नंबर 88 है, और उसमें से एक जो रजिस्टर होगा आपका, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, वो भी रहेगा। उसमें उनकी सारी डिटेल्स होंगी, नाम है, एड्रेस है, कितने शेयर्स उन्होंने परचेज किए, किस प्राइस पे परचेज किए, सारी डिटेल्स उसके अंदर वो मेंशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेंबरशिप की डेफिनेशन है क्या। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स है मेंशन करने को, तो 2 मार्क्स में ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन अ मेंबर। तो सेक्शन नंबर 2 का रेफरेंस क्लॉज 55 है, और इसमें उन्होंने 3 इंस्टेंस दिए हुए हैं कि आप मेंबर कैसे बन सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर बन जाओ। मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर वो लोग हैं जो इनिशियली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स। तो ये जो होते हैं, दीज आर सब्सक्राइबर्स। इनका नाम कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मेंशन्ड होता है। इनको हम प्रमोटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी इनिशिएट इन्होंने ही की है, तो उनको प्रमोटर्स भी बोला जाएगा। तो उस रूट से भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। ये पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरे ऑप्शन में बोला एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई कि पहले सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, मेमोरेंडम बनाते टाइम पे आप इनिशियल सब्सक्राइबर बन गए, ठीक है। उसके बाद भी तो कंपनी टाइमली पैसा रेज करती रहती है और लोगों को शेयर्स बेचती रहती है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि आप लोगों को शेयर बेच रहे हो, कभी भी वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस से भी वो मेंबर बनी रहे, जैसे नॉर्मली अपने कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। दैट इज द सेकंड इंस्टेंस। और थर्ड वाले पॉइंट में, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिपॉजिटरी। ये डीमैट वाला मोड बोल दिया। तो या तो सब्सक्रिप्शन कंपनी के मेमोरेंडम को फ्रेम करते टाइम, या उसके बाद कभी भी आप शेयर्स अलॉट करवा लो अपने नाम पे फिजिकल फॉर्म में, या फिर आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स परचेज कर लो। तो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम बेनिफिशियल ओनर के तौर पे दिख रहा है ना, तो आप मेंबर हो। तो फिजिकल फॉर्म में क्या होता है, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो एविडेंस होते हैं, और ये अगर फिजिकल फॉर्म के बदले डीमैट फॉर्म हो, तो कौन प्रूव करेगा? डिपॉजिटरी का डेटा प्रूव करेगा कि असली ओनर कौन है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल। तो ये डेफिनेशन का पार्ट है, आप तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट में जो उन्होंने बोला, पर्सन डिजायरस ऑफ बिकमिंग अ मेंबर मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली बात है। किसी भी पर्सन को अगर मेंबर बनना है तो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से लीगल वैलिडिटी या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वही मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। नेक्स्ट पेज पे बोला ये सेक्शन 11, कल भी अपने बात कर रहे थे माइनर वाले पॉइंट में, वही रेफरेंस। इसके बाद देखो अगला आंसर रिपीट, मोड्स ऑफ अक्वायरिंग मेंबरशिप। तो जो डेफिनेशन की बात अभी अपन कर रहे थे, वही डेफिनेशन का रेफरेंस फिर से है। एग्जैक्टली रिपीट आंसर है, वापस हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप कैसे मेंबर बन सकते हो उसके ऑप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स इंटरनली एक्सप्लेन किए, वो बता देता हूँ, लेकिन जो सेम पॉइंट्स है वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बी पॉइंट में बोला है ना, अग्रीइंग इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। वो आप एप्लीकेशन कर सकते हो कंपनी के शेयर्स के लिए, ताकि वो आपको अलॉट करे। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाला केस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। दूसरा बोला है बाय एक्विजेंस और एस्टोपेल। एस्टोपेल का मतलब होता है टू स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। तो आपको शेयर अलॉट हो गए, गलती से हो गए होंगे, शायद आपने अप्लाई नहीं किया होगा, लेकिन आपने उसको अपोज भी नहीं किया। अगर शेयर अलॉट हो भी गए ना,
तो आपने उस चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो दैट मीन्स आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप शेयर होल्डर हो, आपने डिनाई भी तो नहीं किया ना। तो स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग का मतलब है कि यू आर एक्सेप्टिंग कि आप मेंबरशिप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आपको मेंबर बना दिया गया, इवन दो इट इज़ बाय मिस्टेक, लेकिन स्टिल आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो दैट शोज दैट यू आर अ मेंबर। ऑब्जेक्शन नहीं है ना आपको, तो फिर ठीक है, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये प्रैक्टिकली होता नहीं, बहुत रेयर इंस्टेंसेस है, लेकिन एक प्रोविजन रखा है, क्योंकि लॉ में जब वो बना रहे हैं कोई एक्ट, तो उनको हर एंगल से बात सोचनी पड़ती है और सबका प्रोविजन करना पड़ता है। आधा अधूरा एक्ट नहीं बनाएंगे, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर उसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, इसलिए प्रोविजन लिख के रखा है वैसे। आगे बढ़ते हैं, हु मे बिकम अ मेंबर। अभी एक पूरा आंसर, इसमें आपको येस और नो करके ध्यान रखना है, कौन मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। सबसे पहले, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है क्या? हो सकता है, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दैट इज वेरी कॉमन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल्स, मेमोरेंडम, ये सब में अथॉरिटी होनी चाहिए, ये बोला हुआ है। होल्डिंग सब्सिडरी वाली बात इन्होंने इसमें की है, तो सेक्शन 19 का रेफरेंस है ना वो, और उसके नीचे का प्रोविजो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं अगर पूछे एग्जाम में अलग से भी तो आपके ध्यान में होना चाहिए। होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिलेशन तो आप जानते ही हो, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी में ये बोला है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर करती है, तभी तो ये रिलेशन क्रिएट होता है। उल्टा होगा, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकती है क्या? नहीं, तो यूजुअली इट इज नॉट अलाउड। बट जो हावेवर वाला पॉइंट है ना, वो उसके 3 एक्सेप्शंस हैं, वो 3 एक्सेप्शंस में ऐसा बोला है कि सब्सिडरी कंपनी का भी होल्डिंग उसी की होल्डिंग कंपनी में हो सकता है। अब ऐसा कब होगा और क्यों अलाउ किया जा रहा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स सच शेयर्स एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब ये है, सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी के जो शेयर्स ओन कर रखे हैं या उसके पोजीशन में है, वो उसके खुद के शेयर्स नहीं है, किसी पर्सन के नॉमिनी के तौर पे उसने उसको होल्ड किया हुआ है। डिसीज्ड पर्सन, किसी की डेथ हो गई और किसी पर्सन ने जिसकी डेथ हो गई उसने नॉमिनी बनाया हुआ था ये कंपनी को, और इन दोनों में ऑलरेडी सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशन है। तो सब्सिडरी कंपनी ने खुद अपनी मर्जी से होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, सब्सिडरी कंपनी को किसी शेयर होल्डर ने अपना नॉमिनी बना दिया, और बिकॉज ऑफ दैट रूट यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के पास जो शेयर्स आए वो कौन सी कंपनी के थे? उसी की होल्डिंग कंपनी के। तो इस रूट से इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है या होल्डिंग हो रहा है तो चलेगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है वो सब्सिडरी कंपनी ने खुद नहीं लिया, किसी और ओनर के शेयर्स उनके पास आ गए, तो ऐसा चलता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि इंस्टेंसेस बहुत रेगुलर नहीं होते। वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स सच शेयर्स एज ए ट्रस्टी। अब जब आप एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रहे हो तो यू आर नॉट द ओनर आइडियली, आप किसी और के शेयर्स को एज ए ट्रस्टी सिर्फ केयर टेकिंग कर रहे हो, तो चलेगा, इसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं। और तीसरे इंस्टेंस में बोला, सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी पहले से होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डर थी, ऐसा भी तो हो सकता है। इनके बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशन क्रिएट हुआ, उससे पहले सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग में कुछ शेयर्स खरीद के रखे थे पहले से, बिफोर दिस रिलेशन, तो चलेगा। वो स्टेक को राइट ऑफ करना, बेचना जरूरी नहीं है, होल्ड कर सकते और नहीं खरीद सकते। अब जब सब्सिडरी बन चुके हो उसके बाद और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पहले से इन्वेस्ट किया हुआ था, कुछ नॉमिनल क्वांटिटी रही होगी तो इट इज ओके, चलेगा। ठीक है, तो ये 3 इंस्टेंसेस है, ध्यान रखना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, पार्टनरशिप फर्म एज अ मेंबर। किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम से शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, हाँ या ना? खरीद सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट हो सकता है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म है सेपरेट एंटिटी? नहीं। हाँ, सिर्फ एक्सेप्शन क्या था? सेक्शन 8 कंपनी। तो पार्टनरशिप फर्म अगर सेक्शन 8 कंपनी के शेयर खरीदती है तो फर्म के नाम पे अलॉटमेंट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं हो सकता। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था। एलएलपी के केस में, क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेक्शन 8 कंपनी, ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, अलाउ तो किया है, इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम। ठीक है, तो उनके मेमोरेंडम में लिखा है तो कर सकते हैं। फॉरेनर्स एज मेंबर्स, ये भी हो सकता है, बट इसके लिए वो फेमा के रूल्स और वो सब जो फॉलो करने पड़ेंगे, कंडीशनल है लेकिन हो सकता है। माइनर के बारे में तो अभी लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे ना, ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाले में, सेम ही स्टोरी है वो। माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना है करो, मेजर लीगल गार्डियन होना चाहिए, माइनर को बेनिफिट्स दे सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाल सकते, बस इतना बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन को मेंबर बना सकते हैं? ऑब्वियसली नो, बिकॉज वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है। नेक्स्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ये टर्म आता है, पॉनर पॉनी, कुछ ध्यान में है क्या होता है इसमें? आप अगर कोई चीज़ प्लेज मॉर्गेज करते हो, गिरवी रखते हो, तो वहाँ पे ये टर्म आता है। पॉनर का मतलब वो है जो अपनी कोई चीज़ को एसेट गिरवी रख रहा है, पॉनी का मतलब वो है जिसके पास उसने एसेट गिरवी रखी है। तो शेयर्स में भी ऐसा हो सकता है ना, अपने लास्ट टॉपिक में बात कर भी रहे थे प्लेजिंग और शेयर्स वाला, ये एक्जैक्टली वही टॉपिक है। तो मैंने अपने शेयर्स अगर आपके पास प्लेज कर दिए और कुछ पैसे उधार ले लिए, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ ये अग्री कर लिया है कि मैं इस डेट पे आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, और नहीं कर पाऊँ तो आप ये शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेना। टिल दैट टाइम शेयर का ओनर मैं ही हूँ, रजिस्टर में मेरा ही नाम है,
लेकिन ये चीज़ तभी इम्प्लीमेंट होगी जब मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो आप ये शेयर अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। इस सिचुएशन में जो पौनी है, जिसके पास शेयर्स प्लेज पड़े हुए हैं, वो शेयर होल्ड तो कर रहा है लेकिन शेयर का मालिक नहीं है। यहाँ आपको डिफरेंस समझ आएगा बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर। एक एग्जांपल हो गया, क्लियर ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीवर। रिसीवर मतलब जैसे अपने लिक्विडेटर बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे रिसीवर वर्ड आता है। तो कंपनीज के केस में, आर्टिफिशियल एंटिटीज के केस में लिक्विडेटर बोलते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसमें ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो रिसीवर जो है वो मेंबर बन सकता है क्या? क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज एक बार देखें। Receiver whose name is not entered in the register cannot exercise any of the membership rights attached to a share unless in a proceeding to which company is a party and an order is made therein. Mere appointment of receiver in respect of certain shares without more rights cannot deprive the holder of the shares whose name is entered in the register the right to vote at the meeting of the company. तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अभी आप रिसीवर हो लेकिन शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर हुए नहीं है, तो जब तक वो इंसॉल्वेंट पर्सन जिसके आप रिसीवर बने हो और उसकी असेट वसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करने वाले हो, जब तक उसके नाम पे शेयर्स रजिस्टर में दिख रहे हैं अभी भी वोटिंग राइट्स और मेंबरशिप राइट उसी के रहेंगे, आपके नहीं रहेंगे। तो रिसीवर एक्चुअली में सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो शेयर का मालिक नहीं बना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली कि रिसीवर एक्चुअली में मेंबर नहीं, क्योंकि रिसीवर क्या करेगा, आपकी असेट्स आपके बिहाफ पे सेल ऑफ करेगा। अब वो शेयर किसको बेचेगा, खुद खरीदेगा या किसी और को बेचेगा, उस पर डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर मेंबर कौन बनेगा। अभी तो वो मेंबर नहीं बना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन टेकिंग शेयर्स इन अ फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस मतलब नकली नाम से शेयर्स खरीदे आपने, ठीक है, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई आपने, वो टैक्सेशन पर्पज से भी हो सकता है। तो ऑन पेपर आपने एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी, उसके नाम पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो ताकि टैक्सेशन में आपको कुछ बेनिफिट्स हो जाए। ऐसा आप करोगे तो ऑब्वियसली ये तो इलीगल हो गया। तो फिक्टिशियस नेम में अगर आपने शेयर्स ओन कर भी लिए तो आप शेयर्स के मालिक हो ही नहीं ना, क्योंकि जो नाम आप यूज़ कर रहे हो, जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, वो रियल नहीं है, वो फेक है। इसीलिए इसमें तो उल्टा आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। एक 447 नंबर का सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, जिसको यहाँ का यमराज सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी पापों के फल है ना वो सारे यहीं मिलेंगे आपको। पेनल्टी सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, अगर कोई सेक्शन में स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो 447 में आपको उसकी सिचुएशन मिल जाएगी, तो ये वहाँ से कवर कर सकते हैं। वो रेफरेंस दिया हुआ है, कितनी जेल होगी, कितना फाइन लगेगा। ट्रेड यूनियन एज अ मेंबर। ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, रजिस्ट्रेशन कराते ही ट्रेड यूनियन एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, तो ऑब्वियसली उनको राइट्स मिलते हैं कि वो क्लेम कर सकते हैं और अपने नाम पे शेयर्स परचेज कर सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। पता चला ये, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर अभी पेंडिंग रखना, वो चैप्टर के एंड में कवर करवा दूंगा, दैट इज रिलेटेड टू जीडीआर। उसके बाद बात हो रही है जॉइंट मेंबर्स की। एक से ज़्यादा लोग शेयर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये बात भी अपने कर चुके हैं। तो सेम ही स्टोरी यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो हर एक मेंबर का अपना ओनरशिप और राइट होगा इसके अंदर, और जॉइंट होल्डिंग हो सकता है। ऐसे शेयर्स को जब बेचना होगा तो सबका कंसेंट चाहिए होगा, और जॉइंट होल्डिंग में जो फर्स्ट नेम होल्डर होता है, कंपनी सारा कम्युनिकेशन उसके साथ करती है, ये भी हमने डिस्कस किया। तो ट्रांसपोजिशन वाला आंसर नहीं था, उससे रिलेट हो रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। पब्लिक ऑफिस ऐसा हो सकता है, पब्लिक ऑफिस का मतलब कि आप है ना अपने नाम से शेयर नहीं खरीद रहे। सपोज आप किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, किसी अथॉरिटी को आप होल्ड कर रहे हो, आप म्यूनसिपल कमिश्नर हो, ठीक है। तो आप जब शेयर परचेज कर रहे हो तो आप अपने नाम से परचेज करोगे या म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम से, आपके इंडिविजुअल नेम से ही परचेज करोगे। ऐसा होगा कंपनी के रजिस्टर में दिख रहा है सूरत म्यूनसिपल कमिश्नर, इनके नाम पे 100 शेयर अलॉट हुए, तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ? भाई म्यूनसिपल कमिश्नर आपको लाइफ टाइम थोड़ी ना रहोगे, रिटायर हो जाओगे, रिजाइन कर दोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? तो फिर वो शेयर किसके माने जाएंगे? तो ऐसा यूजुअली होता नहीं। तो बोला पब्लिक ऑफिस जो भी आप होल्ड कर रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके नाम पे आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। करना है तो इंडिविजुअल नेम पे करो, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में दो हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ये दो लोगों को एक्सेप्शन में रखा, इनके लिए टर्म डिफाइन किया, वहाँ पे लिखा है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन सोल, ठीक है। ये टर्म लिखा हुआ है कॉर्पोरेशन सोल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को कॉर्पोरेशन सोल, मतलब जैसे ओपीसी होती है ना, वन पर्सन कंपनी, सोल मतलब इंडिविजुअल पर्सन, और उसको एक कॉर्पोरेशन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वैसे यहाँ पे बोला जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो प्रेसिडेंट के नाम से जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी बट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट भी तो रिटायर हो जाएंगे, उनका भी टर्म कंप्लीट हो जाएगा, कोई और आएगा, तो फिर वो शेयर्स का मालिक जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो बनेगा। मतलब ये ओनरशिप पास ऑन होती रहेगी फ्रॉम इंडिविजुअल प्रेसिडेंट टू अनदर। तो ये जो है वो पैसा पर्सनल पैसा नहीं है, ये प्रेसिडेंट के पास जो भी फंड्स अवेलेबल है, जो उनको
जिस तरीके से यूज़ करने हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है ना, सैलरी मिलती है, बाकी के जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, परक्विजिट्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्रेसिडेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो पैसा उनके पास बच रहा है, प्रोफेशनल खर्चों में जो पैसे उनके पास होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करवा सकते हैं। जब वो एक फंड बन जाएगा, जो प्रेसिडेंट जाएगा, दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, तो वो फंड को मैनेज करेगा। तो फंड में जो भी शेयर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो सकता है। डन, यहाँ तक समझ आए? तो ये इसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेशन सोल। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपको पता है, ये तो आप डब्ल्यूटी से पढ़ रहे हो ना, सेम ही बात है। मेंबरशिप में जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी आपको मालूम है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और ओपीसी में तो वन एंड ओनली मेंबर होता है, तो वहाँ मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, ये भी एक पूरा आंसर। सीजेशन का मतलब आपकी मेंबरशिप एंड कैसे होगी, क्यों होगी, उसके क्या रीजंस है, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, बहुत ईजी से पॉइंट्स हैं यहाँ पे। शेयर ट्रांसफर कर दिए तो आप मेंबर नहीं रहे ना, तो मेंबरशिप सीज हो गई, शेयर्स फोरफिट हो गए, फोरफीचर, ठीक है, वो भी आपको पता है। नेक्स्ट, शेयर्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एनफोर्स अ लियन। ये आप याद करो, मैं आपको अभी जब फोरफीचर और दूसरा सरेंडर वाला टॉपिक बता रहा था 2E वाले में, तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बोला था लियन वाला, वो इसलिए बोला था। तो लियन वाली सिचुएशन में क्या है कि आपके शेयर्स तो फुल्ली पेड है, लेकिन आपने कंपनी के साथ और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन किया जिसके पैसे आपने उनको नहीं पे किए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपना उधार वसूल करने के लिए आपके वो शेयर्स का एक हिस्सा बेच के पैसा वसूल करने की ट्राई कर रहे हैं, भले वो शेयर्स फुल्ली पेड है। तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑफ लियन। ठीक है, तो ये वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इससे भी आपकी मेंबरशिप सीज हो सकती है। डेथ वाला केस इम्प्लाइड था, इंसॉल्वेंसी, प्रेफरेंस शेयर्स है और वो रिडीम हो गए। अब रिडीम हो गए तो आप मेंबर नहीं रहे ना, वो भी इम्प्लाइड था। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, जेन्यून मिस्टेक। तो जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शेयर्स अलॉटमेंट की बात हुई थी, उसको अपन ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो आप मेंबर नहीं रहे। आपके शेयर किसी और ने परचेज कर लिए, और उसका रीज़न क्या है, सेक्शन नंबर 242, जिसमें ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर सुनाया कि इसके शेयर इससे फोरफिट कर लिए जाए, किसी और को बेच दिए जाए, ताकि उसका जो भी डेट है, जो उधार है, वो सेटल हो जाए। तो 242 वाला जो सेक्शन है, आगे अपने चैप्टर 12 में पढ़ने वाले हो, डिटेल में डिस्कस होगा, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, टेक ओवर, मर्जर, ये सब जो स्कीम्स होती है उसका पार्ट है। तो एनसीएलटी के ऑर्डर पे ऐसा हो रहा है, तो कंपलसरी आपके शेयर किसी और को दे दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है। मेंबर इज अ कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप। आप मेंबर हो, एज अ कंपनी इन्वेस्ट किया आपने, और आपकी खुद की कंपनी वाउंड अप हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर कैसे मेंबर रहोगे, इम्प्लाइड। लास्ट पॉइंट में, ये लास्ट पॉइंट जो बोला है उसमें वो कंपनी वाइंड अप हो गई जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। दोनों चीज़ें अपोजिट है। एक आपने एज अ कंपनी इन्वेस्ट किया और आप वाइंडिंग अप में चले गए, और एक जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो खुद वाइंड अप हो गई, तो जब कंपनी नहीं बची तो उसके शेयर होल्डर का क्या रोल होगा, वो तो बात ही खत्म होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। बोलो, पता चला, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये पूरा एक आंसर है, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप। ऐसे आंसर्स वो लोग डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कंपनी लॉ में, ऐसा नहीं कि सारे केसेस आएंगे, बट आप प्रिपेयर्ड रहोगे, मेजॉरिटी केस लॉ वाले क्वेश्चंस ही रहेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछते हैं, बट पूछते हैं तो फिर डायरेक्ट एकदम सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट उसका परसेंटेज कम रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। कभी वर्ड सुना है आपने, एक्सपेल कर देना, कहाँ सुना है? स्कूल में आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो यही धमकी दे दे के तो आपको 12th तक पहुंचाया उन्होंने। ठीक है, कि एक्सपेल कर देंगे। अब स्कूल वालों को लगता है कि एक्सपेल कर देंगे, स्टूडेंट को बहुत बुरा लगेगा, उसको गिल्टी फील होगा, उसको रियलाइज होगा कि मैंने कितना गलत काम किया कि मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया, एक्सपेल कर दिया। ऐसा ज़रूरी है कि होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है ना, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त को 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। वो मस्ती कर रहा था, क्लास में रेगुलर हो गया था, तो फिर प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि 1 वीक के लिए इसको सस्पेंड करेंगे, तो इसको समझ में आएगा। बाद में समझ में हमको आया कि हमने उसके साथ पार्टिसिपेट ना करके गलती की, क्योंकि सस्पेंशन हो गया उसका 1 हफ्ते का। अब हमारे ग्रुप में था, रोज आ रहा है, हम साथ में बैठ रहे हैं, आना बंद कर दिया, अब 1 हफ्ते बाद आएगा। अब घर वाले डांट रहे हैं, कितने दिन डांटेंगे? आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन। तो घर का जो तनाव वाला माहौल होता है ना, वो 24 घंटे ज़्यादा नहीं रहने वाला। उसके बाद 6 दिन तो प्रॉफिट है ना। एक्चुअली में वही था, वो शाम को फ़ोन करके मजाक उड़ा रहा था हमारा, बोले जाओ 7-7 बजे सुबह उठ के स्कूल जाओ, और क्या। बोले मैं तो आराम से 11 बजे उठता हूँ। मैंने, तेरी तो यार वैकेशन हो गई। मतलब फिर हमको लगा कि यार इसके साथ पार्टिसिपेट करके हमें भी थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए थी, तो सबके लिए वैकेशन हो जाता, अकेले अकेले नहीं। तो बाकी स्कूल सोच रही थी उसको पनिश किया है, वो आराम से सुबह 11 बजे तक सो रहा है, मजे कर रहा है, पूरा दिन एंजॉय कर रहा है। 1-2 दिन डांट पड़ी होगी, उसके बाद घर वाले भी कितना बोलेंगे। तो सस्पेंशन, एक्सपल्शन वाली जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट जैसी लगती है स्कूल वालों को। जिसको मिल रही है उसको तो मजा ही आ रहा होता है। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्लास के बाहर कभी निकाल दिया, ऐसा कुछ होता है? ऐसा 5-10 मिनट लगता है, फिर लगता है कि अब चलो अच्छा 1 लेक्चर कम अटेंड करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एक्चुअली स्कूल वाले समझ ही नहीं पाए स्टूडेंट साइकोलॉजी कि स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देना पनिशमेंट नहीं है, वो बोनस है। 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाओ उसको, फिर देखो ठीक हो जाएगा अपने आप कि भाई अगर ठीक से काम नहीं किया ना, एक लेक्चर और बैठना पड़ेगा, इससे बेटर है अपना काम ठीक से करो, फिर अपने आप सुधर जाएंगे। तो जो पनिशमेंट देने का तरीका है ना वो उल्टा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो इस वजह से उसका कोई इफेक्ट कभी आज तक हुआ नहीं, आपको पता ही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे मेंबर को एक्सपेल कर दिया, अब ये तो चलो स्कूल में तो आपको एक्सपेल कर दिया, वो तो ठीक है, उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेंबर को एक्सपेल कर दिया। मेंबर कौन है? कंपनी के मालिक है ना, तो कंपनी के मालिक को निकाल सकते हैं। हाँ, वो एक्सपेल करने का मतलब डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को बोल दिया, बोले आपको कंपनी से बाहर निकाल रहे, चलेगा ऐसा? आप सपोज किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो और आपने सीधा कंपनी के बॉस को ही बोल दिया, बोले कल से मत आना, नया बॉस रख लेंगे, आपकी शक्ल पसंद नहीं है, चलेगा ऐसा? हो सकता है? नहीं यार, एम्प्लॉय कैसे ना ओनर को निकाल सकता है, तो पॉसिबल होना नहीं चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी बोली है कि ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि आप मेंबर को एक्सपेल कर दो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई उसकी एक्टिविटीज़ वैसी हो तो आप उसको उसके ऊपर कोई पेनल्टी चार्जेस कुछ लगा सकते हो, लेकिन मेंबरशिप से उसको निकाल देने का राइट डायरेक्टर्स को तो नहीं मिल सकता। डायरेक्टर्स आर लाइक दे आर अपॉइंटेड थ्रू द शेयर होल्डर्स ना, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, अब डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कंपनी में शेयर होल्डर रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो ये टेक्निकली गलत हो गया। वही चीज़ यहाँ पे भी क्लियर की। तो एक्सपल्शन वाला जो आंसर है इसमें कोई सेक्शन का रेफरेंस नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सिचुएशन जो है वो रेलेवेंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। अब अगर आपको ये पूछ ले तो आपको अपने वर्ड्स में इसको जस्टिफाई करना है, वर्ड टू वर्ड लर्न करके जाने वाला पॉइंट यहाँ पे काम नहीं आएगा। और छोटा सा पॉइंट है, अगर पूछ भी लिया तो 2 मार्क्स से ज़्यादा वेटेज हो नहीं सकता, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स रख सकते हैं, और 3 मार्क्स में रखा तो आपको ही फायदा है, लिखना कम है और मार्क्स पूरे मिलेंगे, वैसा पॉइंट है। तो एक बार आप लैंग्वेज रीड आउट करके देख लेना, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर वाले आंसर में एक्चुअली मैं कुछ भी पढ़ाने जैसा नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ, देख लो आपके सामने ही है। सेक्शन 88 कब से बोलता आ रहा हूँ मैं, पिछले सेकंड चैप्टर में मैंने काफ़ी बार आपको ये पॉइंट रिलेट कराया, और ये आगे के चैप्टर्स में भी रिलेट होगा। हर चीज़ का रजिस्टर मेंटेन करो, फिजिकल रजिस्टर नेसेसरी नहीं है, अब तो सारा काम ऑनलाइन है, आप कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। इसमें यही बोला है कि सिक्योरिटी होल्डर वाइज प्रेफरेंस शेयर वालों का रजिस्टर अलग, इक्विटी का अलग, डिबेंचर होल्डर्स का अलग, तो ये सारे रजिस्टर्स आप सेपरेटली मेंटेन कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, करना ही पड़ेगा। और उसका इंडेक्स भी होना चाहिए, ऐसा भी बोला है। अब इंडेक्स का मतलब आपको पता ही है, आपकी बुक का जैसे इंडेक्स है, ठीक है, रेफर करके उस चैप्टर पे जा सकते हो जो आपको पढ़ना है, फिर भी पेज नंबर मुझे ही पूछते हो, इससे वो कोई फायदा नहीं है, काम का नहीं है, लेकिन इंडेक्स का अपना एक पर्पस होता है जिसका आपने अभी तक कोई इस्तेमाल किया नहीं, लेकिन फिर भी वापस बता रहा हूँ कि आप उसका यूज़ कर सकते हो चाहो तो मैं चैप्टर नंबर बोल दूँ तो उसमें से पता चल जाए कौन से पेज पे जाना है। जब तक मैं बोलता नहीं आगे बढ़ते ही नहीं, और पूछते अलग से पेज नंबर कौन सा, मतलब है इंडेक्स इसलिए तो रखा है कि वहाँ से आपको पता चल जाए, तो ठीक है, एक हैबिट हो जाती है और कुछ नहीं। अब मुझे भी हैबिट है, कोई नहीं पूछता तो मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आएगा ही सवाल, इसलिए मुझे पता ही है। तो ये रजिस्टर का इंडेक्स मेंटेन करना वो भी नेसेसरी है, ये बोला हुआ है। फॉरेन रजिस्टर अलग रहेगा, अगर आपके फॉरेन के मेंबर्स हैं तो दैट इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, और ये सब नहीं मेंटेन करोगे तो क्या होगा? पेनल्टी। यहाँ भी धमकाते ही रहते हैं हर चीज़ में, ये काम नहीं किया देख लो, पेनल्टी तो ऐसी लगाते हैं ना अच्छी खासी, बस एक बार पेनल्टी का अमाउंट बताओ फिर कोई गलती नहीं करेगा। अब देखो ये जो पॉइंट था अपना, रजिस्टर की बात हो रही थी, सेक्शन 88 सुन लो। सेक्शन के साथ साथ रूल्स आते हैं, सेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, स्टैटिक डेटा है वो दिया होता है, रूल्स में उन्होंने प्रोसीजर समझाए होते हैं, वैसा डेटा जो बार बार चेंज करना पड़ सकता है वो बताया होता है। अब आप सामने सामने रिलेट कर लो, जो रूल नंबर 3 आपको दिख रहा है उसमें उन्होंने ये बोला है कि रजिस्टर में क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करनी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर होल्डर। बेसिक डिटेल्स, मतलब मेंबर का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन नंबर या CIN नंबर, ये सब डेटा आपको मेंटेन करना है जो बोला है। किस दिन मेंबर बना, किस दिन मेंबरशिप सीज हुई, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कितनी गारंटी दे रहा है वो भी यहाँ पे लिख दो, और कोई उसका इंटरेस्ट है कंपनी में फिनेंशियली या अदरवाइज वो मेंशन करना है तो कर दो। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। अब ये रूल का पार्ट है, अगर बाई चांस आपको रूल पूछते हैं या कंटेंट उस तरीके से फ्रेम किया कि लिखने की जरूरत पड़े तो ये सब पॉइंट्स आप अपने हिसाब से समझा सकते हो। देखो रूल नंबर आपको कोट नहीं करना है तो मत करना, लेकिन गलत रूल कोट मत करना। सेक्शन नंबर और रूल नंबर अगर आपने गलत लिखा तो वो पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि सेक्शन नंबर गलत है मतलब आंसर में पूरे 0, कंटेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप श्योर हो तो ही लिखो, श्योर नहीं हो तो मत लिखो। एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी रूल 2014 या एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये एक डिप्लोमेटिक लाइन है, इसे चेकर समझ जाता है कि आपको सेक्शन नंबर नहीं पता था इसलिए आपने नहीं लिखा, तो जो उसका आधा मार्क काटना है वो काट लेगा, बाकी के तो मिलेंगे। गलत लिखने जाओगे, तुक्का लगाने जाओगे तो 0 हो जाएगा पूरा, तो तुक्का मत लगाना, बार बार पढ़ो। और रूल नंबर में थोड़ा एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि आप देखो रूल में आप हेडिंग में देख लो,
रूल 3 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। अब कंपनीज रूल्स में मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके अंदर ना सब कैटेगरीज है। वन ऑफ द कैटेगरीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, और भी है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो सब हेडिंग बहुत सारी है और सबके अंदर रूल 1, रूल 2, रूल 3 वैसे ही चलेगा। तो ये रूल 3 ऐसा नहीं कंपनी रूल्स में एक ही है, रूल 3 तो और बहुत सारे होंगे, तो वो याद रखना और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप इसमें ये भी नहीं कर सकते रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, फिर पूरा लिखना पड़ेगा रूल 3 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। अब ये बीच में नहीं लिखा तो भी इनकम्प्लीट ही है, तो पूरा श्योर हो तो लिखो, नहीं श्योर हो तो फिर जाने तो चलेगा। सेक्शन नंबर में आप ट्राई कर सकते हो कि सेक्शन नंबर यूनिक है। अब सेक्शन 63 बोनस एक्ट पढ़ लिया तो पूरे एक्ट में सेक्शन 63 दूसरा नहीं आने वाला, लेकिन रूल 3 तो 10 बार रिपीट होगा, तो वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस पर ज्यादा स्ट्रेस मत देना, चलेगा। तो रूल 3 आपको मैंने बता दिया क्या है। रूल 5 में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये भी प्रोसीजर है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट में, द एंट्रीज इन द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88 is to be made within 7 days after the board of directors और कमिटी अप्रूव्स द अलॉटमेंट। जैसे अलॉटमेंट अप्रूव हो गया डायरेक्टर्स के थ्रू, अगले 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर में एंट्री हो जानी चाहिए। तो ये टाइमलाइन बोली हुई है और फॉलो करनी। दूसरा, रजिस्टर आपको मेंटेन कहाँ पे करना है, तो बोला रजिस्टर्ड ऑफिस पे, तो वो टर्म हाईलाइट करके रख सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ना मेंटेन करके किसी ब्रांच पे मेंटेन करना हो तो ये हो सकता है थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस सिटी में आपकी वो ब्रांच है जहाँ पे आप रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हो, उस सिटी में एटलीस्ट आपके 1/10 मेंबर रिसाइड करते हो, ये जरूरी है। तो टोटल आपकी कंपनी के जितने मेंबर्स हैं उसमें से एटलीस्ट 1/10 मेंबर अगर उस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं और वहाँ पे आपकी ब्रांच है, तो वहाँ पे भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने रजिस्टर्स मेंटेन कर सकते हो। एंड अदरवाइज नॉर्मल रूल क्या है, जो मेन आपका हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे तो आपको मेंटेन करना ही ऑप्शन रहेगा। थर्ड पॉइंट में, कॉन्सिक्वेंट अपॉन एनी फोरफीचर, बाईबैक, रिडक्शन, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, मतलब ये आपके शेयर्स में कुछ भी ऐसे सब ट्रांजेक्शन हुए हो तो उसका इफेक्ट जो है वो भी आपको रजिस्टर में देना है, और सेम 7 डेज की टाइम लिमिट जो पहले पॉइंट में भी तो रिपीट हो रहा है वो। फोर्थ पॉइंट में बात हो रही है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की, इसको IPF बोलते हैं। आप इसमें साइड पे लिख लो, ये चैप्टर 6 में कवर होगा, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, अभी नहीं करेंगे चलेगा। चैप्टर नंबर 6 डिविडेंड्स का टॉपिक है, वहाँ पे ये पूरा आंसर ही आने वाला है। If any rectification is made in the register by company pursuant to any order passed by any competent authority, the necessary reference of such order shall be indicated. कोई भी अथॉरिटी, NCLT हो सकती है, NCLT के कहने पे सपोज आपने रजिस्टर में कोई करेक्शंस किए हुए, रेक्टिफिकेशन वाला आंसर अपने पढ़ लो तो 58-59 में, तो जब रजिस्टर में आप करेक्शंस करोगे तो उसमें जो नोट का या आपके पास एक्सप्लेनेशन या रिमार्क्स का जो कॉलम होगा वहाँ ये मेंशन करना कि भाई ऑर्डर नंबर ये था NCLT का, इस डेट पे इशू हुआ था, जिसके कहने पे हमें चेंजेस करने पड़े। इन फ्यूचर कभी भी रजिस्टर रेफर हो तो याद आना चाहिए कि ऑर्डर की वजह से चेंजेस हुए थे, और ऑर्डर नंबर लिखने से क्या होगा, आप वो ऑर्डर नंबर तुरंत जाके अपने रिकॉर्ड्स में रेफर कर सकते हो, हर चीज़ टैली हो सकती है, भले आप 5 साल बाद क्यों ना पढ़ो, तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको वो करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर है अगेन। नेक्स्ट पॉइंट में, अगला पॉइंट भी सेम है, वहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी, रेवेन्यू अथॉरिटी, सेबी, कोई ट्रिब्यूनल, किसी ने कुछ ऑर्डर या कोई डायरेक्शंस दिए डिविडेंड इशू करने को लेके, इंटरेस्ट को लेके, तो रजिस्टर में उनके भी ऑर्डर नंबर की इफेक्ट या रेफरेंस होनी चाहिए। उसके बाद, इन केस ऑफ कंपनीज हु सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन और आउटसाइड इंडिया, the particulars of any pledge, charge, lien, hypothecation created by the promoters in respect of the securities of company which is held by a promoter, including the names of pledgee and any revocation therein shall be entered in the register within 15 days। अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो समझो। प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स होते हैं ना, प्रमोटर्स मतलब वही कंपनी के इनिशियल ओनर्स या सब्सक्राइबर्स, तो वो लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी स्टेक अपने हाथ में रखते हैं, जैसे उसमें टेक ओवर ना हो सके उस सेंस में। और जैसे रिलायंस की अपने बात कर रहे हैं तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली है, जो पूरा उनका ग्रुप है, उन्होंने 51 to 53% शेयर्स तो अपने ओनरशिप में रखे हैं, तो रिलायंस के 50% से ज़्यादा शेयर्स तो उन्हीं के पास है। बाकी के जो शेयर्स है उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब का शेयर होता है, और अपने ऐसे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर होता है तो लेस देन 10% होता है उनकी पूरी शेयर कैपिटल में। मेजॉरिटी वो अपने हाथ में रखते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग पावर्स, कंट्रोलिंग सब उनके पास रहे। अब ये प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स होते हैं, ये लोग इसको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने का मतलब उसको गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, और बहुत बार बैंक लोन लेने के लिए भी ये तरीका यूज होता है। प्रमोटर्स बोलेंगे भाई मेरे पास रिलायंस कंपनी के 50% शेयर्स है, मैं उसमें 10% शेयर्स गिरवी रख के उस पर लोन ले लेता हूँ। बैंक को भी टेंशन नहीं है कि रिलायंस की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, अगर लोन दिया भी और बाद में वो लोग डिफॉल्ट कर भी गए तो इन शेयर्स को बेच के पैसा वसूल हो सकता है।
लेकिन ये हाईली रिस्की है बैंक के लिए भी, बिकॉज जब कंपनी ही डूब जाएगी तो शेयर का प्राइस भी डूब जाएगा, फिर किसको बेचोगे, किससे वसूल करोगे। तो ये थ्रेट बैंक को हमेशा रहता है। और वो अनिल अंबानी ग्रुप वाले में अपन ने वो एग्जाम्पल देख ही लिए, तो वहाँ पे अगर प्रमोटर ने अपना शेयर प्लेज कर भी दिया और शेयर की वैल्यू 600 से 2 रुपये पे आ गई है, अब बैंक वाले किसको बेच के रिकवर करेंगे। तो लॉसेज जो है वहाँ पे उनको भी हो ही गए। तो ये रिस्की है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे देखे तो हवा में ही चल रहा है। जो शेयर्स आपने खुद ही अपनी कंपनी में खरीदे, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्रिएट की, वही शेयर्स गिरवी रख के बैंक से पैसा उठा रहे हो। जिस दिन कंपनी डूबेगी वो लोन भी जाएगा और शेयर्स भी जाएंगे, तो पता नहीं किसको क्या मिलेगा। तो लॉसेज होने में वो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। तो अगर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक प्लेज किया है, उसकी डिटेल्स जो है वो भी रजिस्टर में मेंशन होनी चाहिए, और उसके लिए टाइम लिमिट कितनी है, 15 डेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ प्रमोटर्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी विच हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद अनदर कंपनी, जॉइंट वेंचर्स कोलैबोरेशंस होते रहते हैं, दे हैव प्लेस्ड और हाइपोथिकेटेड और क्रिएटेड अ चार्ज और लियन in respect of any security of the listed company in connection with such joint venture, the particulars of such pledge hypothecation shall be entered in the register। अगेन सेम है, जॉइंट वेंचर करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, आपकी और मेरी कंपनी एक साथ आई, किसी प्रोजेक्ट पे हम साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, पैसा रेज करने के लिए हम दोनों ने अपनी अपनी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा प्लेज किया जिससे पैसा रेज हो सके, तो इसकी इफेक्ट जो है रजिस्टर में आनी चाहिए। तो सेम ही पॉइंट हो गया जो हमने ऊपर देखा, सिर्फ सिचुएशन डिफरेंट कर दिया। क्लियर? तो ये आपका रूल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट। बोलो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, उसको यही क्लियर, रूल समझ आ गए दोनों 3 और 5। नेक्स्ट, इंडेक्स वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है, वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, कुछ भी नया नहीं उसमें। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर वाला पॉइंट भी सेम, एग्जैक्ट रिपीट। अभी पीछे बात हो रही या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर वो 1/10 वाला पॉइंट, एग्जैक्टली सेम। आगे का आंसर भी इजी है, 94 वाला सेक्शन इन्फॉर्मेटिव है, देख लो, आपको सिर्फ वो अमाउंट और वो सब भी हाईलाइट करना है, टेक्निकल कुछ भी नहीं है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है या शेयर होल्डर्स का जो रजिस्टर है उसको इंस्पेक्ट करना हो, उसको चेक करना हो, तो ये पॉसिबल है, शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है। तो रजिस्टर, आप खुद मेंबर हो तो आप रजिस्टर को चेक कर सकते हो, वो आपका राइट है। लेकिन ये इंस्पेक्शन करने के लिए आपको कंपनी के मैनेजमेंट को एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमें रजिस्टर देखना है, तो कब आ सकते हैं कब नहीं। ऑफिस आवर में, वर्किंग आवर में आप ये एडवांस इंटीमेशन देके उनसे वेरीफाई कर सकते हो, तो वो आपको अलाउ करेंगे। दूसरा, अगर आपको इसकी कॉपीज चाहिए, बड़े प्रिंट आउट निकाल के दो, जेरोक्स निकाल के दो, वो भी आप डिमांड कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए ना छोटे मोटे चार्जेस वो रख सकते हैं। चार्जेस देख लो, बहुत नॉमिनल है। इंस्पेक्शन के लिए कितना बोला, 50 रुपीज़, और अगर प्रिंट आउट चाहिए तो 10 रुपये, ये भी मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, 10 रुपये से कम भी हो सकता है। तो ये क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एकदम फ्री रखेंगे ना, फिर कितनी बार लोग फालतू में टाइम पास करने आ जाते हैं, बोले फ्री है जितनी बार जाके इंस्पेक्ट करना है करो। कंपनी का मैनेजमेंट का जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो एक नॉमिनल अमाउंट उनको रखना है, तो इस लिमिट में वो रख सकते हैं। सेक्शन में लिख दिया तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रूल का बात, मतलब पॉइंट है, कॉपी ऑफ रजिस्टर्स एंड एनुअल रिटर्न्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कंपनी से मांग सकते हो, एडवांस में नोटिस दे दो उनको, प्रिंट आउट का चार्ज आपसे ले लेंगे और कॉपी निकाल के दे देंगे। तो ये भी सिंपल पॉइंट। इंस्पेक्शन अगर रिफ्यूज किया कंपनी के मैनेजमेंट ने और आपका राइट था, तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी का प्रोविजन याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, डन यहाँ तक। फिर नेक्स्ट सेक्शन 95, रजिस्टर प्राइमा फेसी एविडेंस। ये बात जैसे अपन शेयर सर्टिफिकेट में कर रहे थे वैसा ही है। अगर शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे है तो प्राइमा फेसी एविडेंस है दैट यू आर द शेयर होल्डर। प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में, कि भाई फर्स्ट इंस्टेंस में तो यही पता चल रहा है कि आप ओनर हो। वैसे ही रजिस्टर का भी वही रोल है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम लिखा है, रजिस्टर देख के सबसे पहले तो यही क्लियर होगा कि भाई जिसका नाम है वही मेंबर है। अब कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी है, कोई डिस्प्यूट है, तो फिर वो प्रूव करने पे पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो यही दिख रहा है, तो उसी को बेस मान के उसी पे ट्रस्ट किया जाएगा, ये इम्प्लाइड है। तो ये 95 वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। रेक्टिफिकेशन वाला जो आंसर है ना, ये अपना हो चुका है, देख लो आप सेक्शन का रेफरेंस देख लो, 59 नंबर। ये जस्ट अपन ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा ना अभी, ये वही आंसर है, पूरा रिपीट है। आप वहाँ पे लिख लो साइड पे कि ये 2F में कवर हो गया था। अब एग्जाम के टाइम पे लास्ट में आप जब रिवीजन कर रहे होगे तो 2F पढ़ने के बाद ही आप इस पे आओगे, तो यहाँ से नहीं पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 2F में हमने देखा था ना, वो नहीं NCLT के पास जाके कंप्लेंट करेंगे रेक्टिफिकेशन करवाओ, NCLT दोनों पार्टीज को बुला के पूछेगी, फिर अगर उनको लगता है रेक्टिफिकेशन की नीड है तो कंपनी के मैनेजमेंट को 10 दिन का टाइम देंगे कि करेक्शंस करो और रिपोर्ट करो। सेम आंसर है। ठीक है, तो वही स्टोरी है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना, मत पढ़ना यहाँ से। और फॉरेन रजिस्टर वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कवर करते हैं, बस काफ़ी है, इतना रखो, बाकी कल।